जय वंदे मातरम। मैं हूं यस के और आपने देखना शुरू कर दिया है वाई एन डी एजुकेशन। और भारतीय संविधान की इस कड़ी में आज मैं आपको भारतीय संविधान का भाग एक इसके बारे में कुछ चर्चा करूंगा मैं आपसे। और भाग एक जो है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 से 4 तक में वर्णित है। और जिसका जो विषय है वो है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, तो मैं पूरा जो है एक डिटेल में इसके बारे में चर्चा करूंगा, संघ क्या है, उसके राज्य क्षेत्र क्या है, और उनके आधार पर कुछ और महत्वपूर्ण बातों की चर्चा करूंगा। तो एंड तक वीडियो में बने रहिएगा। और वीडियो कैसा लगता है कमेंट में जाकर बताना बिल्कुल ना भूलें। अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो है भाग एक जो है, चूंकि हमारा पूरा संविधान 22 अध्याय या 22 भाग जिसे हम कह सकते हैं 22 खंडों में बटा हुआ है। और पहला अध्याय जो है वो उसमें अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक शामिल है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ओके, सबसे पहले हम जानते हैं कि भारतीय संघ होता क्या है, भारतीय संघ है क्या। तो जो भारतीय संघ जो भारत देश वर्तमान समय में हम लोग देख रहे हैं ये ऐसा नहीं था। इसको इस रूप में लाने के लिए क्या हुआ कि पहले जो ब्रिटिश भारत था और जो देसी रियासतें थीं उनका पुनर्गठन किया गया। मतलब ब्रिटिश भारत में उन देसी रियासतों को जो थीं उनको मिलाया गया और बाद में फिर इनका पुनर्गठन भाषाई आधार पर, यानी कि राज्यों का पुनर्गठन फिर से भाषाई आधार पर किया गया। भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। ध्यान देते चलना है आपको, मैं अंडरलाइन करता चल रहा हूं कि भारत को जो है वो राज्यों का संघ कहा गया है। आपको ध्यान देना है, भारत को राज्यों का संघ कहा गया है जिसमें राज्य से अभिप्राय उन राज्यों से है। ध्यान देना है, जिनमें राज्य से अभिप्राय उन राज्यों से है जो संघीय प्रणाली के सदस्यों के रूप में है और शक्ति विभाजन में संघ के हिस्सेदार हैं। मतलब कि राज्य उनसे है जो संघ के शक्तियां जिनको प्राप्त है संघ की शक्तियां, मतलब केंद्र सरकार जिनको शक्तियां अपने कामों में हिस्सेदार बनाती है। इस तरह कोई भी राज्य, हम कह सकते हैं इस तरह से कोई भी राज्य संघ से अलग नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि राज्यों को जो शक्तियां दी जाती हैं वो संघ के द्वारा दी जा सकती हैं। अतः कोई भी राज्य संघ से अलग नहीं हो सकता और ना ही अपनी इच्छा से संविधान की प्रथम अनुसूची में निर्धारित अपने राज्य क्षेत्र में कोई परिवर्तन कर सकता है। यह ध्यान रखना है। प्रथम अनुसूची जो है, प्रथम अनुसूची में संघ वर्णित है, तो इसमें जो मानदंड दिए गए हैं इसमें कोई परिवर्तन जो है वो राज्य खुद नहीं कर सकता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। तो यह भारतीय संघ है। और इसी के आगे मैं आपको बताता चलूं कि इसके अलावा, नोट कर लिए, इसके अलावा कोई ऐसा क्षेत्र जो किसी भी समय भारत द्वारा कानूनी रूप से संधि द्वारा अध्यर्पण, मतलब जिसे विजय द्वारा अर्जित किया जाएगा, वो या भारत के राज्य क्षेत्र का भाग हो जिसका प्रशासन अनुच्छेद 246(4), ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, 246(4), ठीक है ना, के अधीन भारत सरकार चलाएगी। ये सब जो है भारतीय संघ में सम्मिलित होंगे। ठीक है, चलिए तो नोट करते चलिएगा, जो इंपॉर्टेंट चीजें आपको दिखाई पड़ रही हैं उनको आप नोट करते चलिएगा, एक एक करके मैं बताता चल रहा हूं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि देसी रियासतों का एकीकरण जो है भारत में, चूंकि हम जानते हैं, अभी हमने बात की कि ब्रिटिश भारत में देसी रियासतों को मिलाया गया तो ये भारतीय संघ का निर्माण हुआ। तो अभी आपको देखना है कि देसी रियासतों का एकीकरण, तो स्वतंत्रता के बाद में आपको ध्यान रखना है कि स्वतंत्रता के बाद में जब स्वतंत्रता भारत को मिली 15 अगस्त 1947 को, उस समय देश में कुल मिलाकर 552 छोटी बड़ी रियासतें थीं, देसी रियासतें थीं। जिन देसी रियासतों में 3 रियासतें, जिन्हें हम कहते हैं हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर, ने भारत में विलय करने से इनकार कर दिया था। बाकी जो है 549 देसी रियासतों ने भारत में विलय को स्वीकार कर लिया था। लेकिन इन 3 देसी रियासतों ने, आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है कि किन देसी रियासतों ने भारत में विलय से इनकार किया, तो वो थी हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। इन्होंने भारत में विलय करने से इनकार कर दिया था। बाद में क्या हुआ कि जूनागढ़, चूंकि जब उसका जो शासक था वो पाकिस्तान भाग गया, तो जूनागढ़ जो है एकमात्र देसी रियासत थी। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बनता है। क्वेश्चन होता है कि किस देसी रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर भारत में मिलाया गया। तो आपको ध्यान रखना है, जूनागढ़ एकमात्र ऐसी देसी रियासत थी जिसको जनमत संग्रह के बाद में भारत में मिलाया गया। ठीक है, और हैदराबाद, हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद को जो है वो सैन्य बल के आधार पर मिलाया गया। हैदराबाद को जो है सैन्य बल, ध्यान रखना है, जो है सरदार पटेल के नेतृत्व में सैन्य बल के द्वारा मिलाया गया।
और जम्मू कश्मीर की बात जहां हम करते हैं, जम्मू कश्मीर जो अभी तक जो है कुछ दिन पहले तक हमारे यहाँ विशेषाधिकार प्राप्त राज्य था, उसका विलय उस समय जो है विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके, उस समय जो वहाँ के शासक थे रणजीत सिंह ने एक विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, तो जब पाकिस्तान ने उस पर आक्रमण कर दिया था, तो उसके बाद जो है वो भारत में इसका विलय हुआ। ठीक है, तो इस तरह से आप इन तीनों देशी रियासतों के बारे में याद रखना है आपको कि जम्मू कश्मीर का जो विलय हुआ वो एक विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके जब पाकिस्तान की कबायली सेना ने आक्रमण कर दिया था, उसके बाद में हुआ। दूसरी चीज कि जूनागढ़ प्रथम जो ऐसी रियासत थी भारत में जिसका विलय जनमत संग्रह के आधार पर हुआ, और हैदराबाद को सैन्य हस्तक्षेप के द्वारा भारत में मिलाया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। फिर अभी आपने देखा कि पहले भारतीय संघ में ब्रिटिश राज्य सम्मिलित था, उसके बाद उसमें देशी रियासतों का एकीकरण किया गया, और फिर जो देशी रियासतें इनको मिली, फिर उसके बाद में कुछ भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन भी किया गया, भाषाई आधार पर राज्यों की सीमाएं निर्धारित की गई। तो इसके संदर्भ में हम देखते हैं जो सबसे पहली महत्वपूर्ण चीज आती है वो है कि 27 नवंबर, आपको ध्यान से देखना है, 27 नवंबर 1947 को राज्यों की भाषा के आधार पर पुनर्गठन की मांग को स्वीकृति दे दी गई। ठीक है, ये 1947 में इनको स्वीकृति मिल गई। तो आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि राज्यों को भाषा के आधार पर पुनर्गठन की मांग को कब स्वीकृत किया गया। तो ये स्वीकृति मिली 27 नवंबर 1947 को। ठीक है, कब स्वीकृति मिली? 27 नवंबर 1947 को। ठीक है, उसके बाद में संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश एस.के. दर, आपको ध्यान रखना है, जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे, न्यायाधीश एस.के. दर की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की गई। ठीक है ना, और किस आधार के लिए नियुक्ति की गई कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो या ना हो। इसके लिए जो पहला आयोग बना उसे आपको ध्यान रखना है, वो एस.के. दर की अध्यक्षता में बना। आपको ध्यान रखना है किसकी अध्यक्षता में बना? एस.के. दर की अध्यक्षता में बना। ठीक है ना, 4 सदस्यीय आयोग था, और आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो है, आयोग ने अपनी रिपोर्ट 10 दिसंबर 1948 को 56 पृष्ठों की एक रिपोर्ट तैयार की, वो संविधान सभा को सौंपी। लेकिन हुआ क्या कि इसमें संविधान जो सभा को रिपोर्ट सौंपी गई, इसमें समिति ने यह मांग की थी कि ये जो मांग की जा रही है भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की, ये गलत है। ठीक है ना, इसका विरोध किया गया और कहा गया कि इसे प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है। ये एस.के. दर की अध्यक्षता में जो समिति गठित की, इसने अपनी संस्तुति दी कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन ना करके इसे प्रशासनिक आधार पर किया जाए। लेकिन इस रिपोर्ट का काफी बड़ी मात्रा में विरोध किया गया। फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा पट्टाभी सीतारमैया की जो है निगरानी में एक समिति का गठन किया। ठीक है ना, और इस समिति ने 1 अप्रैल 1950 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, और उन्होंने भी इस मांग को अस्वीकार कर दिया। लेकिन रिपोर्ट में यह कहा गया कि एक लोकतांत्रिक देश होने के कारण जो है एक बड़ी जनभावना इस पक्ष में थी कि भाषाई आधार पर जो है राज्यों का पुनर्गठन किया जाए। तो इस समिति ने कहा कि इसे स्वीकार कर लेना चाहिए जनभावना को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो इस रिपोर्ट के प्रकाशन के बाद में जो है तेलुगु भाषियों के द्वारा बड़ी मात्रा में आंदोलन प्रारंभ कर दिया गया, और इस आंदोलन को देखते हुए जो है एक जो श्री रामुलु, ये जो है आपको याद रखना है, श्री रामुलु ये इस आंदोलन के नेता थे। ये आमरण अनशन पर बैठ गए, और 15 दिसंबर 1952 में उनकी मृत्यु हो गई। कब मृत्यु हो गई? हाँ, 1952 में इनकी मृत्यु हो गई। तो सबसे बड़ी समस्या जो आई वो यही आई कि जब इनकी मृत्यु हो गई तो ये आंदोलन और उग्र हो गया। तो उस समय सबसे पहले 1 अक्टूबर, आपको ध्यान रखना है कि 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ, जो भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य था। तो क्वेश्चन इस बेसिस पर भी आपसे पूछे जाते हैं कि भाषा के आधार पर पुनर्गठित राज्यों में कौन सा राज्य पहला है। ठीक है ना, तो आपका उस कड़ी में जवाब होगा कि जो है आंध्र प्रदेश राज्य का गठन सर्वप्रथम भाषाई आधार पर 1 अक्टूबर 1953 को हुआ। ठीक है, 1 अक्टूबर 1953 को भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर
अब चूंकि ये मांग लगातार बढ़ती जा रही थी तो इसके लिए जो है राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया गया। और इस गठन के बाद में जो आंध्र प्रदेश है ये 1 अक्टूबर 1953 को अस्तित्व में आया, जो कि भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य था। ठीक है, और इसके बाद अन्य भाषा भाषी क्षेत्रों में भी ये मांग तेज पकड़ने लगी। और 22 दिसंबर 1953 को न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की गई। तो आपको ये याद रखने वाला महत्वपूर्ण पॉइंट है कि बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति कब की गई, तो 22 दिसंबर 1953 को, 22 दिसंबर 1953 को। और ये इसके अध्यक्ष कौन थे? राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष थे ये कौन थे? न्यायमूर्ति फजल अली। ठीक है ना। और आयोग ने 30 सितंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। ठीक है, 30, हाँ नहीं ठीक है, आयोग ने 30 सितंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और वर्ष 1956 में भारत सरकार द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 को स्वीकृति दे दी। ये आपको याद रखना है, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है कि वर्ष 1956 में सरकार ने इस बात की अनुमति दे दी कि जो है ये चीजें हो सकती हैं। ये आपको ध्यान रखना है। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 को स्वीकृति मिल गई। अधिनियम के तहत भारत को उस समय 14 राज्य 6 संघ क्षेत्रों में विभाजित किया गया। ठीक है, और 1956 में फ्रांस की सरकार के साथ हस्तांतरण संधि पर हस्ताक्षर करके जो चंद्रनगर, माहे, यनम और कराईकल जो फ्रांसीसी उपनिवेश थे से छठे संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी, जो अभी भी पुदुचेरी के नाम से जाना जाता है, केंद्र शासित प्रदेश है, वो भारत में उसका विलय हुआ हस्तांतरण संधि पर हस्ताक्षर करके। इस पर किसका अधिकार था उस समय तक? फ्रांस का अधिकार था। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं 1961 में सैन्य हस्तक्षेप के द्वारा गोवा, दमन, दीव का भारत में विलय किया गया और यह 7वां संघ क्षेत्र बना हमारा। तो अगर आपसे बात की जाए कि 7वां संघ क्षेत्र जो है ये कौन सा था हमारा, तो गोवा, दमन, दीव को भारत में मिलाया गया सैन्य हस्तक्षेप के द्वारा और इस तरह से जो है ये भारत में मिला और 7वां संघ क्षेत्र बना। ठीक है, तो इस तरह से ये भारत का जो स्वरूप है ये धीरे धीरे करके सामने आया। फिर राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा बहुत सारे राज्यों का पुनर्गठन किया गया, जो वर्तमान समय में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये सब जो है राज्यों का जो पुनर्गठन हुआ तो ये इन्हीं आयोग के द्वारा हुआ। और अगर इसके बारे में एक वीडियो मैं आपको बनाकर दूंगा कि कौन सा राज्य कब पुनर्गठित हुआ और उसके लिए कौन से अधिनियम बनाए गए। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक था। आपका वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। YND एजुकेशन आप सबका आभारी है। जय हिंद, वंदे मातरम।